अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो ये आज का ये दूसरा वीडियो होगा आंसर की के ताल्लुक़ से, जो हमने कल बनाया था। तकरीबन 40 और 42 के करीब सवालात का जवाबात हमने प्रूफ के साथ पेश किया था, और आज भी जो कुछ याद आ सके हैं तकरीबन 20 के करीब होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो सवाल पूछा गया था STT +2 के लिए, उसमें एक सवाल ये भी था कि रज़ा नकवी वाही की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो सवाल ये था रज़ा नकवी की पैदाइश कहाँ हुई थी। उसमें सीवान और गया वगैरह, मुज़फ़्फ़रपुर, ये सारी चीज़ें दी गई थी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीवान में इनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद मौलवी अब्दुल हक के ताल्लुक़ से दो सवाल आए थे। एक तो ये था कि मौलवी अब्दुल हक क्या थे। तो मौलवी अब्दुल हक बतौर एक मुहक्किक है। क्या है? मुहक्किक। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनके ताल्लुक़ से एक सवाल ये था कि मौलवी अब्दुल हक अलीगढ़ यानी उस टाइम OMU कॉलेज में एडमिशन कब लिया था, कब गए थे। तो उसमें ऑप्शन था 1879, 1890, 1891, 92, इस तरीके से था। लेकिन इसके सवाल के जवाब तो हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की। सन एडमिशन कब लिया ये तो पता नहीं, लेकिन वहाँ से उन्होंने 1894 में MA कर चुके थे। तो तकरीबन 90 या 89 के करीब में फिर एडमिशन लिया होगा। ये सवाल था कि मौलवी अब्दुल हक ने एडमिशन कब लिया था। तो 1894 में उन्होंने MA वहाँ से कर लिया था। कहाँ से? MU से। इसके बाद एक सवाल और था, रज़ा नकवी वाही आईना दर आईना, ये किताब का नाम है, इनके मुसन्निफ़ का नाम बताइए। रज़ा नकवी वाही आईना दर आईना, तो ये किताब ही है। किताब के हमने पहले सफ़ा को यहाँ पे रखा है, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर हुमायूं अशरफ। उसमें 3-4 ऑप्शन था, असलम परवेज़, डॉक्टर हुमायूं अशरफ और ये दीगर वगैरह थे। तो इनकी किनकी किताब है, मुरत्तिब किसने किया? तो हुमायूं अशरफ ने। इसका सही जवाब होगा हुमायूं अशरफ, रज़ा नकवी वाही आईना दर आईना। एक सवाल इकबाल के ताल्लुक़ से कल छूट गया था कि उसमें एक सवाल था कि बांग दरा के मुसन्निफ़ कौन है। तो बांग दरा अल्लामा इकबाल की किताब, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूआ। उसके बाद एक सवाल था कि शायर रोमान किसे कहा जाता है। तो शायर रोमान अख्तर शीरानी को कहा जाता है। इनकी नज़्मों में रोमानी शायरी पाई जाती है, इसलिए इन्हें शायर रोमान कहा जाता है। हाँ, अब ये था एक सवाल, ये था कि हल्का अरबाब ज़ौक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ किसके रास्ते पर मुतवाज़ी चली। तो आप देख सकते हैं हल्का अरबाब ज़ौक़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब ज़ौक़, दोनों तंजीमें एक ही दौर में आदमी मंजर नाम पर आई थी। इसका सही जवाब होगा तरक्की पसंद तहरीक। हल्का अरबाब ज़ौक़ और तरक्की पसंद तहरीक, इनकी बुनियाद डाली जाती है 1939 में, और तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद है 1936 में। बस दोनों का नज़रिया अलग रहता है। तरक्की पसंद तहरीक का नज़रिया अदब बराए ज़िंदगी, जबकि हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है अदब बराए अदब पर असरार करता है। तो दोनों का नज़रिया अलग अलग था, लेकिन एक ही दौर में दोनों तहरीकें चली थी। इनके अलावा एक सवाल ये भी था तनक़ीद के ताल्लुक़ से, ये था उर्दू तनक़ीद की बुनियाद किस तहरीक से चली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू में जदीद तनक़ीद का आगाज़ भी सर सैयद और रफ़क़ाए सर सैयद से होता है, यानी अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए उर्दू तनक़ीद की बुनियाद पड़ी थी। तो आप अगर अलीगढ़ तहरीक को पढ़ेंगे तो जिसमें कई तहरीकें चली, अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए कई असनाफ़ उर्दू में आई। जैसे सबसे पहले सवाने की बात अगर कर लें तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने
हयात सादी लिख करके सवाने निगारी की बुनियाद डाली थी, वो भी अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर। इसके अलावा अगर आप तनकीद की बात कर लें तो मुकद्दमा शेर व शायरी की बात कर लें जो 1893 में लिखा गया था, तो उर्दू की सबसे पहली तनकीद थी, वो भी किन के असर से चले, तो अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर। उर्दू की नावल की बुनियाद अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर है, सवाने निगारे भी है और तनकीद भी है। इसके बाद जदीद नज़म की बात कर रहा है जिसको नेचुरल शायरी का फ़रोग हाली और आज़ाद ने दिया था, वो भी इसी तहरीक के असर में आ जाते हैं। इसके अलावा एक सवाल था, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने डाली थी, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है। उसमें ऑप्शन था लॉर्ड वेल्सली, और उसके बाद था गिलक्रिस्ट, और इसके बाद था डलहौजी, और एक और किसी का नाम था। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने गिलक्रिस्ट को दिया। तो यहाँ पे बुनियाद डालने की बात कही गई थी, गिलक्रिस्ट बुनियाद नहीं डाली थी। आप यहाँ पे आकर पढ़ेंगे सन 1800 में इनको कायम किया गया था। अंग्रेज़ इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि तिजारत के फ़रोग़ और मुल्क पर हुक्मरानी के लिए यहाँ के ज़ुबान, तौर तरीक़ों, रस्म व रिवाज और कायदे कानून से वाकफ़ियत ज़रूरी है। उस वक्त हुकूमत की ज़ुबान फ़ारसी थी, लेकिन अवामी सतह पर बोली और समझी जाने वाली ज़बान उर्दू थी। अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल वेज़ली ने, तो किसका नाम है, वेल्ज़ली, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इनकी बुनियाद डाली थी। क्या है, महसूस किया कि इंग्लैंड आने वाले नए हुक्म और आम मुलाजमीन देसी ज़बान से वाकिफ़ हों तो यहाँ के माली और फ़ौजी इंतज़ामात बेहतर तौर पर संभाले जाए। चुनांचे 4 मई 1800 को एक मुस्तकिल तालीमी इदारे फोर्ट विलियम कॉलेज क़याम अमल में आया। वेज़ली ने कॉलेज में कई शोबे कायम किए और लायक असातिज़ा को तकर्रुर किया। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे का सदर बनाया गया। कायम किया नहीं गया, बल्कि जॉन गिलक्रिस्ट जो हिंदुस्तानी शोबे थे उनका सदर बनाया गया था। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी किताबों के इन्होंने तर्जुमा किया, जिसमें बाग़ बहार सबसे अहम मानी जाती है। इसके बाद एक सवाल था, कल छूट गया था सर सैयद के ताल्लुक़ से, कि तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया। तो सर सैयद जब इंग्लैंड गए थे, वहाँ उन्होंने 2 अखबार वहाँ पे उन्होंने देखा था, स्पेक्टर और टेटलर। इस अखबार से मुतासिर होकर उन्होंने आकर के यहाँ उसके जवाब में तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जारी किया था। इसके बाद एक सवाल था, यहाँ देख सकते हैं, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, किसका नज़रिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है, मसूद हुसैन खां का नज़रिया था। दिल्ली और नवाई दिल्ली और खड़ी बोली के बारे में भी इनका नज़रिया है। इसके अलावा एक सवाल था, यहाँ आप नाम देख सकते हैं, मीरा जी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था, मतलब किस दबिस्तान नहीं बल्कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से था। तो मीरा जी का जो है ताल्लुक़ जो है, ये आप देख सकते हैं कहाँ से था, बीजापुर से था। बीजापुर के इलाके में आदिल शाही दौर की बुनियाद पड़ती है। यहाँ आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बीजापुर में आदिल शाही दौर की शुरुआत होती है 1490 से लेकर के 1686 में, जिसमें मीराजी शमसुल उस्ताक का नाम आता है, और जो कहाँ से थे, बीजापुर से इनका ताल्लुक़ था, बीजापुर, जिसमें आदिल शाही दौर की बुनियाद पड़ी। इसके अलावा सर सैयद के बारे में ये था एक सवाल कि सर सैयद की वफ़ात कहाँ हुई थी। तो सर सैयद की वफ़ात अगर आप देखेंगे तो इनकी वफ़ात यहाँ है 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ, और दारुल उलूम की मस्जिद के शुमाली गोशे के आते में दफन हो गए, वहीं यानी अलीगढ़ के अंदर में। इसके बाद ये था कि हयात जावेद किनकी सवाने उम्री है। तो ये सर सैयद की सवाने उम्री है। लिखने वाले कौन है, तो वह है अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसके बाद था गवासी जो है, ये गवासी देख सकते हैं, इनका ताल्लुक़ किससे था, बहमानी दौर से, कुतुब शाही दौर से, या फिर आदिल शाही दौर से। तो इनका जो ताल्लुक़ था गवासी का, बहुत बड़े शायर था। तो कुतुब शाही दौर के 3 बड़े शायर हुए हैं, जिसमें गवासी, वजही
और इब्न निशाती का नाम बहुत अहम है, ख़ुद कुली कुतुब शाह वगैरह। तो इनका ताल्लुक़ किससे था? तो कुतुब शाही दौर से था। इसके बाद डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की किताब का नाम पूछा गया था, इनमें से कौन सी किताब शौकत सब्ज़वारी की? तो उनमें उर्दू लिसानियात का खाका, उर्दू लिसानियात और हिंदी उर्दू लिसानियात, इस तरीके से था ऑप्शन, जिसमें सही जवाब होगा ये किताब ही उनके हम पेश किया है यहाँ पे। उर्दू लिसानियात डॉक्टर सब्ज़वारी की किताब है। किसकी है? शौकत सब्ज़वारी की किताब का नाम है उर्दू लिसानियात। उसके बाद एक सवाल था, मावाद जदीदियत पर जोर किसने सबसे ज़्यादा डाला? तो मावाद जदीदियत के ऊपर इन्होंने किताब डाली थी वहाब अशरफी की। एक ये था, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती थी? तो खड़ी बोली का ताल्लुक़ मगरबी यूपी से था, एक ऑप्शन था। तो मगरबी रोहिलखंड वगैरह ये सब जो आते हैं यूपी की तरफ है, तो मगरबी यूपी से था। हाँ, एक सवाल ये था, मावाद जदीदियत, अब देख सकते पूरा सवाल यहीं से इसको, मावाद जदीदियत का सहरोजा कुल हिंद सबसे पहला सेमिनार कहाँ हुआ था, किसने करवाया था, ये सवाल था। तो इसका सवाल का जवाब आप देख सकते हैं कि मावाद जदीदियत का सहरोजा कुल हिंद सबसे पहला सेमिनार मार्च 1997 को दिल्ली में उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली गोपीचंद नारंग ने मुनक़िद कराया था। किसने? तो यहाँ पे पूछा था नाम, तो कौन इसका जवाब होगा? गोपीचंद नारंग। आप इसमें यहाँ पे नज़रिया आप देख सकते हैं कई लोगों का है। मसूद हुसैन खान का नज़रिया नवाए दिल्ली के बोलियाँ से निकली है। सैयद सुलेमान नदवी का जो नज़रिया है उर्दू ज़बान का आगाज़ का सेहरा सिंध को जाता है। मोहिद्दीन कादी ज़ोर हरियाणवी पर, एक सवाल था कि हरियाणवी के असरात से हुए हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में मसूद हुसैन खान और शौकत सब्ज़वारी। तो शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया जो है वो है, ये आप देख सकते हैं, इनका नज़रिया था कि दुआबा गंगो जमन का उर्दू का मस्कन करार दिया और ये कि उर्दू पाली से निकली है, वो पाली के कायल थे, हरियाणवी के नहीं थे। तो यहाँ पे मसूद हुसैन खान किसी हद तक ठीक हो सकते हैं। उसके बाद एक सवाल था कि गालिब के ताल्लुक़ से ये कौल के मुरासले को मुकालमा बना दिया, किन का कौल है? खुद गालिब का नाम लिख करके फिर गालिब भी दिया था ऑप्शन में। तो आप देख सकते हैं कि खुद ही गालिब ने खुद ही कहा था, वो खुद कहते हैं कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, खुद उन्होंने अपने ही कौल में उन्होंने कहा। उनके खुतूत से हमें जहाँ उनके ज़हनी वगैरह ये मिलते हैं। तो किनका कौल था? तो खुद गालिबी का कौल था, वो खुद कहते हैं कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। इनके अलावा कुछ सवाल है छूट गया, मैं बता दूं कि प्रेमचंद के बारे में यह था कि प्रेमचंद ने उर्दू के अलावा और किस ज़ुबान में उन्होंने अफसाना निगारी की? तो प्रेमचंद ने किस ज़ुबान में? तो प्रेमचंद जो हिंदी ज़ुबान में की थी उर्दू के अलावा। और प्रेमचंद ही से एक ताल्लुक़ ये था कि हंस रिसाला प्रेमचंद ने किस ज़ुबान में निकाला? तो हंस रिसाला जो है प्रेमचंद वो हिंदी ज़ुबान में निकाला था। तो आप यहाँ पे प्रेमचंद का देख सकते हैं, हंस नाम का एक पर्चा हिंदी ज़ुबान में जारी किया, किन्होंने? तो प्रेमचंद ने हंस रिसाला जो है हिंदी ज़ुबान में जारी किया था। इसी में से एक सवाल और था कि दक्कन के मुसल्लस इसमें से कौन है? तो यानी 3 लोगों का नाम इसमें अलग अलग अमीर खुसरो वगैरह दे के दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं उनमें एक नाम था सबसे पहला मीरा जी का, दूसरा नाम था अमीनुद्दीन अली का, और तीसरा नाम था बुरहानुद्दीन जानम का। ये तीनों ही इनका ताल्लुक़ जो है दक्कन से है, इसलिए दक्कन के मुसल्लस इनमें से कहे जाते हैं। तो ये एक सवाल ये भी पूछा गया था। तो ये रहे कुछ सवाल जो याद आ सके, उनको हमने पूरा किया यहाँ पर। और अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आंसर की जारी होने लगा है, आज जो है अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन निकला है जिसमें 3 सब्जेक्ट का भी आंसर की जारी किया गया है। मे भी हो सकता है क्योंकि डांस वालों का दिया गया है, डांस वाले जो है बीपीएससी में एग्ज़ाम दिए थे बगैर एसटीटी के, इसलिए उनका आंसर की जारी करके उनका रिज़ल्ट पहले जारी किया जाएगा ताकि बीपीएससी का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। इसी वजह से उनका आंसर की ले लिया गया है, कल तक उनका ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया है। और मे भी हो सकता है कि कल या परसों तक उर्दू वालों का भी आंसर की जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही ख़बर आएगी इंशाल्लाह हम
अपने चैनल के ज़रिए से आपको ख़बर कर देंगे और आप जा कर के जो भी ऑब्जेक्शन होगा, जो भी गलतियाँ होंगी जहाँ वो बता दिया जाएगा और आप वहाँ जा कर के क्लेम कर सकते हैं। 50 रुपया रखा गया है एक क्वेश्चन पर। अगर आप वहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, अगर आप उसका ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो 50 रुपये का वो दिया हुआ है। और आज हो सकता है मैं BPSC जो 9-10 का एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसका कट ऑफ और किस ज़िले में कितनी सीट है और कितने बच्चों ने अप्लाई किया है उसका वीडियो लेकर के हो सकता है मैं कुछ देर में लेकर आऊँ। तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर कर दिया हो तो फिर लाइक वगैरह कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखते रहें, बने रहें। जैसे भी कोई भी न्यूज़ या कुछ भी उर्दू के ताल्लुक़ से जो भी ख़बर आएगी हम लेकर हाज़िर होंगे और उर्दू के क्वेश्चन वगैरह जो भी होगा इंशाअल्लाह अब इस चैनल के ज़रिए से जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम होगा उसको कराया जाएगा। तो देखते रहें, बने रहें। फिर दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।